सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एनएम फर्स्ट ईयर एग्जाम स्टडी मटेरियल, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के हैं। और ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन को आज मैं ली हूँ, जिसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में काफ़ी अच्छा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है कि प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में भी कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पूछ लेता है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, जिसको हम पीएचसी कहते हैं, क्या है और इसके क्या सिद्धांत हैं। यहीं पे देखिए पीएचसी अलग होता है और वहीं पीएचसी दो पीएचसी होता है। एक पीएचसी का फुल फॉर्म होता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर, और दूसरी पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो अगर सेंटर की बात करें तो उसमें आपको 20,000 से 30,000 की जनसंख्या वाला लिखना है, जो कि एक सब सेंटर के ऊपर का एरिया होता है। जो सब सेंटर के ऊपर होता है उसको पीएचसी कहते हैं। उसके बाद सीएचसी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो वो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की, तो जो कि गांव एरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दिया जाता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य स्वास्थ्य सेवा है, जो समुदाय के हर व्यक्तियों को आसानी से और कम खर्च में मिलती है। इसके 4 मुख्य सिद्धांत होते हैं। पीएचसी का देखिए मतलब सीधा साधा यही होता है कि पीएचसी में कोई भी ऐसा नहीं है कि सरकार का किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है, बल्कि जो वहाँ के जो केंद्र होते हैं, जैसे कि जो समुदाय होता है वहाँ के लोग ही उसका खर्च वहन करते हैं। और वही लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दिया जाता है लोगों को देते हैं। तो ये समुदाय में ही समुदाय के द्वारा ये कार्य किया जाता है। समुदाय के लोगों के द्वारा समुदाय के लोगों को ये स्वास्थ्य सेवा दी जाती है। इसमें समान वितरण क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवाएं समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के बराबर मिले। मतलब इसमें समान वितरण ध्यान देना चाहिए। भेदभाव का मतलब है कि ऊंच नीच या फिर कास्ट का या फिर किसी भी प्रकार की महिला और पुरुष का इस तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब लड़कियां किसी लड़की को स्वास्थ्य सेवा देती हैं तो एक अलग जेंडर के प्रति क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से वो लड़कों को ज़्यादा देंगी स्वास्थ्य सेवाएं। अगर अकॉर्डिंग वहीं कोई महिला है तो उसे कम देंगी। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा का समान वितरण करना है। उसी तरीके से सामुदायिक भागीदारी, तो स्वास्थ्य को सुधारने और सेवाओं को संचालन में लोगों की खुद की भागीदारी होनी चाहिए। देखिए ये जो स्वास्थ्य सेवा है, प्राइमरी स्वास्थ्य सेवा जो होती है, जब तक इसमें समुदाय के लोग स्वयं भागीदारी नहीं होंगे तब तक ये स्वास्थ्य सेवा चलाना मुश्किल होता है। तो इस वजह से क्या होना चाहिए कि समुदाय के लोगों का भागीदारी लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। उपयुक्त तकनीक क्या होनी चाहिए कि उपयोग की जाने वाली तकनीक सरल, वैज्ञानिक, सस्ती और स्थानीय स्तर पर स्वीकार हो। इसका क्या मतलब है कि जो भी आप टेक्निक कर रहे हैं, जैसे कि कुछ भी काम करने जा रहे हैं, कुछ भी स्वास्थ्य सेवा देने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाई फाई टेक्निक हो। ऐसी टेक्निक हो जो कि ईजिली हो, सबको समझ में आ जाए और जो कि अच्छे से आसानी से हो जाए और कम खर्चे में हो जाए। जैसे कि जो स्थानीय एरिया में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी का प्रयोग करते हुए तकनीक अपनानी चाहिए, ना कि अब आप हैं यूपी में और ऐसा टेक्निक अपना रहे हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, जो कि अमेरिका या चाइना में है। तो ऐसी टेक्निक का यूज़ नहीं करना है। बात करें अंतर क्षेत्रीय समन्वय की, तो स्वास्थ्य सुधार के लिए कृषि, शिक्षा और जल आपूर्ति जैसे अन्य सरकारी विभागों का सहयोग होना चाहिए। तो किसी भी स्वास्थ्य के सुधार में अगर सबकी भागीदारी होती है तभी कोई भी स्वास्थ्य सुविधा सफल होती है, कोई भी स्वास्थ्य देखभाल सफल होता है। इसी वजह से अगर जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी स्वास्थ्य देखभाल सरल और सफल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय मतलब क्षेत्र में समन्वय होना चाहिए, सबके बीच में संपर्क जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ना कि कोई भागीदारी नहीं ले रहा है, कोई कह रहा हम नहीं लेंगे, कोई ले रहा है, 1-2 लोग ले रहे हैं, 1-2 लोग नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो अगर देखिए आप इस तरीके से क्वेश्चन को अगर शॉर्ट टाइप में आएगा आप लोग लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है। और अगर आप कहेंगे कि लॉन्ग टाइप में समझाने के लिए तो मैं लॉन्ग वे में भी ला सकती हूँ। आपको जिस तरीके से वीडियो चाहिए होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उपकेंद्र सब सेंटर क्या होता है और यहाँ एनम क्या कार्य है।
यहाँ एनम का क्या कार्य है। तो उपकेंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे प्राथमिक स्तर होता है। देखिए, कोई भी ग्रामीण स्तर जब होता है, कोई भी जो गांव के क्षेत्र के लोग होते हैं, उनका अगर पहला संपर्क का बिंदु किसी स्वास्थ्य देखभाल के लिए होता है तो सबसे पहले सब सेंटर ही होता है, क्योंकि सब सेंटर जो होता है वो 5,000 की जनसंख्या पर होता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, अगर पहाड़ी क्षेत्र में पूछेगा तो आपको 3,000 लगाना है, और अगर ऐसे ही मैदानी क्षेत्र पूछे तो वहाँ पर आपको 5,000 की जनसंख्या पर ट्रिक करना है। एनम के क्या क्या कार्य होते हैं। तो गर्भवती महिलाओं की समय पूर्व प्रसव मतलब एएनसी जांच करना, प्रसव के पहले जो जांचें होती हैं वो करना है, आयरन की गोलियां देना है और प्रसव पश्चात देखभाल करना है। तो यहाँ पे एक एनम की नियुक्ति होती है सब सेंटर पर, इसलिए जो भी कार्य करना होता है एनम को ही करना होता है। शिशु और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए समय पूर्व टीकाकरण मतलब जो टीकाकरण होते हैं उनको समय से लगाना चाहिए। ग्रामीण को परिवार नियोजन के साधनों का वितरण करना, उनके लाभ रुझाना और स्वास्थ्य देखभाल, जैसे कि जो गांव के लोग होते हैं, परिवार नियोजन किस तरीके से करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों का यूज करना है, उनको नहीं पता होता है। तो आपको क्या करना है कि उनका समान रूप से सबको वितरण करना है, जो भी एलिजिबल कपल है उनको देना है, और उसके बाद उनको ये भी समझाना है कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि देने से कोई भी मतलब नहीं होता जब तक आप उसके बारे में समझाएंगी नहीं। जब वो कोई भी उसका यूज ही नहीं करेगा तो फिर उसको देने का कोई मतलब भी नहीं होता है। गांव में जन्म मृत्यु का सही रिकॉर्ड रखना और संक्रामक बीमारियों के फैलने पर उच्च अधिकारियों को सूचित करना। कोई भी अगर संक्रामक बीमारी फैल रही है तो उसके आपका क्या रोल होता है कि उच्च अधिकारी को सूचित करें, जिससे कि वो समय रहते कोई एक्शन ले सके, और जितनी भी मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, उनका सही सही रिकॉर्ड रखना है। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में बात करें तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के मुख्य टीके कौन कौन से हैं। अच्छा, नेशनल इम्यूनाइजेशन के बारे में अगर आपको फुल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों को विभिन्न घातक बीमारियों से बचाने के लिए दिए जाने वाले मुख्य टीके इस प्रकार हैं। तो जन्म के समय BCG मतलब टीबी से बचाव के लिए जैसे देखिए कि जन्म के समय कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। अगर आपको फुल डिटेल में पढ़ना है तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी अभी 3 दिन पहले डाल रखी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो BCG टीबी से बचाव के लिए, OPV जन्म के समय जो कि पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस B जो होता है एक यकृत संबंधी बीमारी है। 6, 10, 14 हफ्ते पर कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो पेंटावेलेंट जो कि 5 बीमारियों से बचाता है, रोटा वायरस जो कि दस्त से सुरक्षा देता है, और PCV का जो कि निमोनिया से बचने के लिए सहायता देता है। तो ये सारे टीके लगाए जाते हैं। वहीं बात करें कि 9 महीने पर तो MR और खसरा मतलब MR का टीका जिसमें खसरा और रुबेला रहता है, टीका लगाया जाता है, और साथ ही विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। और विटामिन ए की जब पहली खुराक दी जाती है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। वहीं बात करें अगर 1 साल के बाद बच्चों को दिया जाता है तो कितना दिया जाता है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, और प्रत्येक 6 माह पर दी जाती है। 16 से 24 महीने पर DPT का बूस्टर लगता है, बूस्टर डोज दिया जाता है। OPV का भी बूस्टर लगता है, वहीं MR का दूसरा टीका देकर सुरक्षा को मजबूती दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप राष्ट्रीय टीकाकरण के बारे में अगर शॉर्ट वे में पूछें तो लिख सकते हैं। एनम बैग टेक्निक क्या है। तो एनम बैग टेक्निक गृह मुलाकात के दौरान समुदाय में नर्सिंग प्रक्रियाओं को व्यवस्थित और स्वच्छ तरीके से करने की एक विधि है। देखिए, एनम बैग टेक्निक, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन कॉमनली पूछ लिया जाता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में तो यह बैग एनम को मरीज के घर पर ही प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में पूरी मदद करता है। तो जैसे कि अगर जो एक बैग होता है उसमें अगर ऐसे ही एनम खाली हाथ जाएगी तो कुछ भी अगर किसी भी परिवार को कुछ भी छोटी मोटी बीमारियां हुई हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, है ना। लेकिन अगर वो बैग लेकर जाती है तो बैग में सारे सामान रहते हैं और वो कुछ तो स्वास्थ्य सुविधा दे ही सकती है घर पे ही। तो इसमें बुनियादी दवाएं जैसे कि पट्टी होता है, थर्मामीटर होता है, वजन की मशीन होती है, और जांच किट जैसे कि यूरिन और हीमोग्लोबिन का किट रखा जाता है, जिसके क्या हो कि जो एनम हो वो जाए समुदाय में तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे सके। इसका मुख्य सिद्धांत ये होता है कि संक्रमण को रोकना है।
देखिए, अगर किसी के भी यहाँ आप कुछ भी प्रक्रिया अपना रही हैं तो सबसे पहले होता है कि स्टरलाइज करके फिर बैग में रखना। उस इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करो, उसके बाद बैग में रखो। जब आपकी स्वास्थ्य सुविधा देने से किसी को बीमारी, कोई संक्रमण लग जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं होता फिर उस बीमारी का इलाज करने से, क्योंकि आप एक बीमारी से उससे बचा रही हैं, दूसरा बीमारी उसे लगा रही हैं, तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से संक्रमण को रोकना इसका मुख्य सिद्धांत होता है, जिसके लिए बैग की सामग्रियों को छूने से पहले हाथ धोना अनिवार्य होता है। उपयोग के बाद भी सभी उपकरणों को उचित रूप से साफ और कीटाणु रहित करके ही वापस बैग में सुरक्षित रखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप ये एहसान अगर आप जताएं कि हाँ हमने इनका ट्रीटमेंट किया, तो उस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उसको एक और बीमारी पकड़ा के आ रही हैं। वो तो ऑलरेडी एक बीमारी से जूझ ही रहा है बेचारा, आप दूसरी बीमारी फैला दे रही हो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संक्रमण ना फैले। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो तो उसको सबसे पहले साफ़ करो, और कोई भी प्रक्रिया अगर अपनाने जा रही हो तो हाथ को धोना आवश्यक होता है। कोल्ड चेन के बारे में अगर शॉर्ट वे में पूछे तो आपको किस तरीके से लिखना है, बाकी लॉन्ग वे में मैं बता चुकी हूँ। कोल्ड चेन एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा टीके, वैक्सीन को उनके निर्माण स्थान से लेकर मरीज को लगाने तक एक निश्चित कम तापमान पर रखा जाता है। तो जहाँ से ये बनता है वहाँ से लेकर जहाँ पे लगाना होता है वहाँ तक टेम्परेचर को मेंटेन रखने की प्रक्रिया को ही कोल्ड चेन कहते हैं। टीकों की प्रभावशीलता और शक्ति को बनाए रखने के लिए तापमान को नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जो टीके होते हैं, जो वैक्सीन होते हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पे उनकी जीवित रहने की क्षमता होती है। इस वजह से उनको बनाए रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि टीकों को निर्धारित ठंडे तापमान पर ना रखा जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं और बीमारियों से सुरक्षा नहीं प्रदान करते। कोल्ड चेन के लिए इसके लिए बड़े स्तर पर क्या होता है कि ILR, जिसे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर कहते हैं, डीप फ्रीजर और कोल्ड बॉक्स का उपयोग किया जाता है। उपकेंद्र और फील्ड स्तर पर एनम वैक्सीन कैरियर में 4 आइस पैक रखकर टीकों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर एनम की बॉक्स को देखिएगा, वहाँ पे 4 आइस पैक लगे होते हैं जिसमें कि वो वैक्सीन को रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मुलाकात, होम विजिटिंग के क्या उद्देश्य और सिद्धांत होते हैं। तो गृह मुलाकात का उद्देश्य मरीज और उसके परिवार को उनके घर के परिचित माहौल में नर्सिंग देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ही गृह मुलाकात का मेन उद्देश्य होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य बीमारियों की खोज करना, स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना और परिवार को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। देखिए, जब आप होम विजिट करती हैं तो उनके घर का माहौल देखती हैं कि किस तरीके से उनके घर का माहौल है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वो लोग कर रहे हैं। और जो बहुत लोग क्या होता है कि सब सेंटर पे बीमार रहते हैं फिर भी नहीं आते, अपनी बीमारियों को छिपाते हैं। तो ऐसे में अगर आप होम विजिट करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ उन्हें कौन सी बीमारियां हैं और उन्हें उचित क्या देखभाल देनी है, इन सब का पता लगाया जा सकता है। इसलिए होम विजिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट है कि सिद्धांत के अनुसार मुलाकात का हमेशा एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और परिवार की सुविधा का समय तय होना चाहिए। अब इसमें ये भी बात है कि आपको ऐसे ही गृह मुलाकात नहीं कि हाँ मन में आया चलो गृह मुलाकात कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस वजह से है, आज हमारा क्या उद्देश्य है। देखिए, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलेंगी तो गृह मुलाकात जो होगा असफल रह जाएगा। वहीं अगर आप एक उद्देश्य को लेकर चलती हैं कि हाँ आज का मेरा ये उद्देश्य है कि उनके घर का इन्वायरमेंट देखना, वो लोग किस तरीके से चीज़ों को अपनाते हैं, किस तरीके की चीज़ों को खाते हैं जिसकी वजह से उनका हाइजीन मेंटेन किस तरीके से रहता है, संक्रामक बीमारियों से किस तरीके से बचाया जा सकता है। अगर आप एक उद्देश्य लेकर चलेंगी तो प्रॉपर आप हर जगह वही देखेंगी तो आपका उद्देश्य वो परिपूर्ण होगा। तो इसलिए एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे गृह मुलाकात किस वजह से करना है, ठीक है। और परिवार की सुविधा का समय तय होना चाहिए, मतलब जो परिवार है आपको ये भी तय रखना है कि हाँ हमें इतने देर तक एक घर पे व्यतीत करना है। अब जैसे कि क्या हुआ, आप कहीं चाय बिस्किट नमकीन पा गई तो वहाँ पे बैठी रह गई 10-10 घंटे, 2 घंटे बैठ गई, फिर दूसरे के यहाँ गई वहाँ कुछ नहीं मिला चाय पानी, फिर आप क्या कि वहाँ 10 मिनट रुक के ही चली आई। तो ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए गृह मुलाकात के दौरान, ऐसा बहुत सारी लोग करती हैं।
बातचीत के दौरान परिवार के सभी सदस्यों के साथ मधुर, सहानुभूति पूर्ण और सम्मानजनक बात बनाना आवश्यक होता है। देखिए जैसे कि क्या होता है कि अब आपको ये नहीं दिखाना है कि हाँ हम तुमसे बड़े हैं, तुम गरीब हो, मैं तो हीनम हूँ, मैं तो आई हूँ तुम लोगों का स्वास्थ्य सुविधा देने, तो मुझे रिस्पेक्ट दो, ये दो वो दो। आप रिस्पेक्ट की आशा ना करके आपको खुद करना है कि उन लोगों का इस रिस्पेक्ट करना है और सहानुभूति सिंपैथी की तरह सिंपैथी दिखाना है और हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से सुनना है, ना कि एटीट्यूड में रहना है। घर और आसपास के वातावरण का बारीकी से अवलोकन करें और स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे कि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख रहे हैं, ये जो वो लोग गलत हैबिट अपना रहे हैं उनको सही बताने का प्रयास करें और किस तरीके से सही तरीके क्या होते हैं उनको अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अच्छा, मैं ऐसे नॉर्मली अपने डेली लाइफ की एग्जांपल इस वजह से देती हूँ जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाती होंगी। देखिए मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ जिसकी वजह से आपको ये ना लगे कि ये पढ़ाई का बर्डन है। बाकी आपको ये सब दैनिक जीवन में अपने लेकर चलना है कि हाँ हमारे दैनिक जीवन में ये सारी घटनाएं होती हैं। अगर हम यहाँ पे होते तो किस तरीके से क्या करते। अगर आप इस तरीके से लेकर चलेंगे तो आपको बस एक बार आप पढ़ेंगे ना, ये वीडियो देखेंगे, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए अगर आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ उस तरीके से पढ़ते हैं, अपने दैनिक जीवन से लेकर चलते हैं, तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी, आप फटाफट लिखते चले जाएंगे। तो ठीक है, यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ पूरे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। एएनएम की क्लासेस तो कोई भी नहीं देता है, आप ये चीज़ मैं भी देख चुकी हूँ। एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस कोई भी नहीं दे रहा है। सब लोग देते हैं तो वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा करवाते हैं। ये नहीं मैं बता रही हूँ कि कोई भी नहीं है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एएनएम की जो वैकेंसी आती है उसके लिए काफ़ी लोग तैयारी करवाते हैं, लेकिन एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई भी तैयारी नहीं करवाता। इस वजह से अगर मैं करवा रही हूँ तो आप लोगों को कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर सकें। अगर एग्ज़ाम में ही बैक लग जाएगा तो फिर आगे की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो कोशिश यही है कि आप लोगों के बैक ना लगें। ओआरएस क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ओआरएस क्या होता है और इसे घर पर कैसे बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और मेरे पास इतना नेट भी नहीं है कि मैं काफ़ी लॉन्ग वीडियो डाल सकूं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूं। बाकी की वीडियो में मैं कल की वीडियो में और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसी तरीके से डालती रहूँगी और आप लोग अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कर दिया करो वीडियो, क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं हैं और फिर जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो फिर आप लोग के कमेंट आते हैं कि एएनएम फर्स्ट ईयर का डालिए, सेकेंड ईयर का डालिए, और जब मैं डाल देती हूँ तो कोई देखने वाला ही नहीं रहता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। वो लोग भी परेशान होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस ना मिलने की वजह से। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।